हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंतःद्रव्यीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम ER भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अंतःद्रव्यीय जालिका को। तो ये क्लास 11th का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतःद्रव्यीय जो जालिका होती है पाई जाती है। जैसे यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें अंतःद्रव्यीय जालिका पाई जाती है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में अंतःद्रव्यीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में चपटी होती है और परस्पर जुड़ा थैली युक्त छोटी असंख्य शाखाओं का नालिकावत जालिका तंत्र बिखरा या फैला रहता है। अंतःद्रव्यीय जालिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। और कैसी होती है? चपटा, परस्पर जुड़ा थैलस होता है इसका, परस्पर जुड़ा थैली युक्त छोटी असंख्य शाखाओं का नालीवत जालिका तंत्र जो होता है वो बिखरा या फैला रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? KR पोर्टर ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज का श्रेय किसको जाता है? KR पोर्टर ने 1945 में की थी। यह झिल्ली का निर्मित असंख्य नलिकाओं का जाल है। यह झिल्लियों का निर्मित होता है और असंख्य इसमें नलिकाएं होती हैं। जाल में जो झिल्लियां होती हैं वो दोहरी परत की निर्मित होती हैं, मतलब डबल लेयर की होती हैं। बात करते हैं अंतःपृथ्वी जालिका की संरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं की जो चौड़ाई होती है वो 50 एंगस्ट्रॉम से 60 एंगस्ट्रॉम तक होती है। समस्त जो नलिकाएं होती हैं वो एकक कला से निर्मित होती हैं। ये नलिकाएं कभी कभी अधिक चौड़ी हो जाती हैं तो ये टूट भी जाती हैं, और जब टूटती हैं तो किसका निर्माण होता है? वेसिकल का। किसका? वेसिकल का निर्माण होता है। क्वेश्चन बनता है कि अंतःद्रव्यीय जालिका की जो नलिकाएं होती हैं जब चौड़ी होकर टूट जाती हैं तो किसका निर्माण होता है? वेसिकल का। किसका? वेसिकल का। नोट पॉइंट्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। तो सबसे पहला नोट पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल में अंतःद्रव्यीय जालिका जो होती है वो अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रोटीन और हार्मोन्स निर्मित होते हैं उनकी अंतःद्रव्यीय जालिका पूर्णतः विकसित होती है। तो किसकी अंतःद्रव्यीय जालिका पूर्णतः विकसित होती है? जिसमें प्रोटीन्स और हार्मोन्स का निर्माण होता है उनकी। असंख्य राइबोसोम्स अंतःद्रव्यीय जालिका की बाह्य सतह पर लगे रहते हैं। असंख्य राइबोसोम्स, गिनती नहीं है कितने, असंख्य राइबोसोम्स अंतःद्रव्यीय जालिका की बाह्य सतह पर इस तरीके से लगे होते हैं। बात करते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका के प्रकार की। तो अंतःद्रव्यीय जालिका सामान्यतः दो प्रकार की होती है, सपाट या अकड़िका में अंतःद्रव्यीय जालिका, और दूसरी है कड़िका में अंतःद्रव्यीय जालिका। तो नाम से ही स्पष्ट है, सपाट का मतलब है इनकी जो सतह होती है बाहरी वो चिकनी और सपाट होती है। इस प्रकार की जो अंतःद्रव्यीय जालिका होती है वो लिपिड, स्टीरॉल स्रावी कोशिकाओं है ना, उदाहरण में कहें तो यकृत, कॉर्टिनल, एड्रीनल तथा वसा कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। मतलब जो सपाट या आयताकार में ER होती है इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कहते हैं। इसकी जो सतह होगी वो चिकनी और सपाट होगी, और इसका कार्य क्या होगा? जो लिपिड है, स्टेरॉल्स है, उनका श्रवण संश्लेषण करेंगी ये। ठीक है। अगली है कड़िका में अंतःद्रव्यीय जालिका। इनकी कला की सतह पर दानेदार राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण ही कड़िका में हो जाती है, जिससे क्या होता है? प्रोटीन उपापचय में ये सक्षम होती है। इस प्रकार की अंतःद्रव्यीय जालिका प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है, जैसे अग्न्याशी कोशिका और फिब्रोब्लास्ट। बात करते हैं अपने सबसे लास्ट टॉपिक पे, अंतःद्रव्यीय जालिका का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ER। तो ER में रासायनिक दृष्टि से 30 से 50% लिपिड्स होते हैं। इसमें लगभग 70% फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। 30 से 50% लिपिड्स और 70% फॉस्फोलिपिड। अंतःद्रव्यीय जालिका के कार्य की बात करते हैं
तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, लिपिड का भी संश्लेषण करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं और अभिगमन तंत्र ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी कार्य करती हैं। प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार करती हैं? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है प्रोटीन का संश्लेषण? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड का संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा। लिपिड्स के अलावा ये कोलेस्ट्रॉल का भी संश्लेषण करती है। जैसे अभी मैंने आपको भी टॉपिक्स पढ़ाए थे, ऊपर टाइप्स पढ़ाए थे, तो उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक दोनों बताया था अच्छे से। तो उसी में से बताया गया कि प्रोटीन का संश्लेषण करती है, लिपिड का भी संश्लेषण करती है, सहारा प्रदान करती है, अंतर्द्रवी जालिका के कोलाइडी तंत्र यानी कि जो मैट्रिक्स है उसको आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस प्रकार से है? अंतर्द्रवी जालिका अभिगमन तंत्र का कार्य सुचारू रूप से करती है। ये विभिन्न पदार्थों और संदेश केंद्रक से कोशिका द्रव्य तक पहुंचाती है। इसका काम क्या है? विभिन्न पदार्थ हैं और संदेश जो हैं उनको केंद्रक से कोशिका द्रव्य तक पहुंचा। हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें क्या दिया है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर एनवलप है। ये जो दिए गए हैं छोटे छोटे ये हाँ ये वाला पार्ट ये न्यूक्लियर पोर है। रफ एंडोप्लाज्मिक ये है, देखो इनकी जो सतह थी उस पर राइबोसोम्स के कण लगे हैं, इसलिए RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी कण नहीं लगा है। देखो कहाँ लगे हैं, नहीं लगे हैं ना। ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये राइबोसोम्स लगे हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है और आप इस वीडियो को देख के अंतर्द्रवी जालिका का अध्ययन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।